सबाह अल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 12 मार्च 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान की 40वीं मिसाइल लहर का कहर। हाइपरसोनिक फतह मिसाइलों ने इसराइल को दहलाया। ऑपरेशन या अमीर अल मोमिनीन शुरू, 50 से ज्यादा फौजी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले। ईरान की वॉर में G7 की एंट्री, जहाजों को नेवल एस्कॉर्ट देने के लिए बना स्पेशल ग्रुप। ईरान जंग रोकने को तैयार, सुलह के लिए अमेरिका के सामने रख दी 3 सख्त शर्तें। कुद्स फोर्स की खुली वार्निंग, शहादत का बदला लेने के लिए आग के दरवाजे खोलने का ऐलान। ओमान के बंदरगाह पर धधक रहे तेल टैंकर, ईरान का नाम, आखिर किसने किया ये कांड। बेरूत में गजा जैसा खौफनाक मंजर, बेघर लोगों के टेंट्स पर इसराइल ने की बेरहमी से ड्रोन से बमबारी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की सलाह पड़ी भारी, फारस की खाड़ी में एक और ऑयल टैंकर जलकर हुआ खाक। यूनाइटेड नेशंस में ईरान पर एक तरफा करारदाद हुई पास, यूएन से भी भिड़ गया ईरान। यरूशलेम में हथियारों की होड़, 3 लाख यहूदियों को बंदूकें देने से भड़क सकती है वायलेंस। और ब्रिटेन में बाल्फोर डिक्लेरेशन पर पछतावा, फिलिस्तीनियों से नाइंसाफी पर 45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने माफी मांगी। शुरुआत करते हैं इस शो की बहुत बड़ी खबरें। आखिर तक बने रहेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले कुछ बड़ी और मिक्स्ड अपडेट्स जान लीजिए सर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है कि ईरान की नेवी पूरी तरह तबाह हो गई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि अमेरिकी फौज ने ईरान की लीडरशिप को 2 बार जबरदस्त चोट पहुंचाई है और उनकी नेवी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान के पास अब ना तो कोई रडार बचा है और ना ही कोई डिफेंस सिस्टम। उन्होंने इसे एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा है कि अमेरिका तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। ये मिक्स्ड अपडेट्स हैं तो मिक्स्ड विजुअल चलते रहेंगे, ज़रूरी नहीं न्यूज़ से ताल्लुक़ रखें। आगे न्यूज़ हैं डिटेल में, ये सिर्फ अपडेट्स हैं। दूसरी अपडेट सुनिए। ईरानी सदर ने सुलह की शर्त रख दी है, कहा है कि हक मिले तो जंग रुक जाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने रूस पाकिस्तान के रहनुमाओं से बात करते हुए दोहराया कि ईरान अमन का ख्वाहिशमंद है, लेकिन जंग सिर्फ तभी रुक सकती है जब ईरान के जायज़ हक यानी लेजिटिमेट राइट्स को तस्लीम किया जाए और उसकी सिक्योरिटी को इंटरनेशनल गारंटी मिले। ईरान की शर्तें क्या हैं, आगे तफसीली खबरों में हम आपको बताएंगे। तीसरी अपडेट सुनिए। अमरीकी अड्डों पर हमले जारी रहेंगे, ये IRGC का ऐलान है। ईरान की IRGC के स्पोक्स पर्सन ने यह साफ कर दिया है कि इलाके में मौजूद, रीजन में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों ठिकानों पर बड़े हमले जारी रहेंगे। उन्होंने जॉर्डन और सऊदी अरब में हुए हालिया हमलों को इसी सिलसिले की एक कड़ी बताया है। उधर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ एक प्रपोजल पास हुआ है और यहाँ पर ईरान पर सख्त नकेल कसने की कोशिश की गई है। GCC की तरफ से पेश किए गए एक प्रपोजल को मंजूरी UNSC में दे दी गई है, यानी GCC मुल्कों ने ये प्रपोजल पेश किया। इसमें ईरान से एक बहुत सख्त डिमांड रखी गई है। 136 मुल्कों ने इस प्रपोजल के हक में वोट दिया है। ईरान के साथ किसी ने नहीं दिया, लेकिन रूस और चाइना ने क्या किया ये हम तफसीली खबर में बताएंगे। लेबनान में तबाही और हिजरत का मंजर जारी है। इसराइल ने बेरूत और पूरे लेबनान पर अपने हवाई हमले और तेज़ कर दिए हैं। इन हमलों की वजह से 8 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं, अपने घरों को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं, जिससे एक बड़ा इंसानी बहरान, एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गया है। उधर गल्फ के मुल्कों ने मिसाइलें गिराने का दावा किया है। कुवैत, कतर और सऊदी अरब की फ़ौजों ने ऐलान किया है कि उन्होंने अपनी तरफ आ रहे कई रॉकेटों और ड्रोन्स को बीच हवा में ही मार गिराया है। इन मुल्कों का कहना है कि वो अपनी सरजमी की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन किसी ने भी ईरान के खिलाफ कोई हमला करने का अब तक ऐलान नहीं किया है। एक बड़ी अपडेट ये है कि तेल की कीमतों को काबू करने की कोशिश हो रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने दुनिया भर में तेल की आसमान छूती कीमतों को कम करने के लिए अपने इमरजेंसी स्टॉक से 40 करोड़ बैरल कच्चा तेल बाजार में उतारने का फैसला किया। ये 13 दिन की जंग का हाल है कि स्टॉक में से तेल निकालना पड़ रहा है। ये IEA के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है। दोस्तों, इन खबरों से साफ है कि एक तरफ जहां ज़मीनी हालात और ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेसी और इकनॉमी के मोर्चे पर भी दुनिया इस जंग के असर को कम करने की जद्दोजहद में लगी है। ये थी अपडेट्स, अब खबरें तफसील से।
पहली बड़ी खबर सुनिए। ईरान की 40वीं मिसाइल लहर ने 5 घंटों तक अपने दुश्मनों को दहलाया है। कद्र, इमाद और फतह मिसाइलों ने जबरदस्त कहर बरपाया है। ऑपरेशन या अमीर अल मोमिनीन शुरू हो चुका है। ईरान की IRGC ने हिजबुल्लाह के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 40वीं लहर के तहत ईरान ने मकबूजा फ़लस्तीन या इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला अंजाम दिया है। लगातार 5 घंटों तक चले इस जबरदस्त मिशन में कद्र, इमाद और खैबर शिकन और हाइपरसोनिक फतह मिसाइलों ने अपने दुश्मन इसराइल और अमेरिका के 50 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरानी मीडिया के दावों के मुताबिक नॉर्थ इसराइल में हाइफा से लेकर सेंटर में तेल अवीव और जुनूब में बेरशेवा तक इसराइली फौजी बेस इन मिसाइलों की जद में रहे। खास तौर से इसराइल पर यह हमले हुए हैं। IRGC के मुताबिक इस कोऑर्डिनेटेड हमले ने ज़ायनी हुकूमत के लिए एक सायरन से दूसरे सायरन तक की जिंदगी बना दी और सेटलर्स बंकरों में कैद होने पर मजबूर हो गए। ईरान का दावा है कि इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी मार जॉर्डन के अल अजराक और सऊदी अरब के अल खर्ज में मौजूद अमरीकी अड्डों पर पड़ी है, जिन्हें ईरान ने सीधे तौर पर निशाना बनाया। ईरानी हुक्काम का कहना है कि पिछले 24 घंटों में हमलों की रफ्तार और उनसे होने वाला जानी नुकसान कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, ईरान की 40वीं लहर का ये मिशन दरअसल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की उन तमाम पॉलिसियों की नाकामी है जिन्होंने इस इलाके को जंग की आग में झोंक दिया है। जॉर्डन और सऊदी अरब में अमरीकी बेसों पर हमला ये साफ पैगाम है कि ईरान अब किसी भी मुल्क में मौजूद दुश्मन के ठिकाने को छोड़ने वाला नहीं है। ईरान और हिजबुल्लाह की मिसाइलों ने 12 मार्च की सहर में इसराइल में जमकर कहर बरपाया, जिससे पूरे मुल्क में, पूरे इसराइल में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए। सेंट्रल इसराइल में बेहद कम ऊंचाई, लो एल्टीट्यूड पर मिसाइलों को इंटरसेप्ट किए जाने का खौफनाक मंजर देखा गया, जो आप देख रहे हैं। इतनी नीचे मिसाइल, जिसकी वजह से आसमान आग के गोलों से भर गया। इंटरसेप्शन की वजह से एक फ्लाईओवर के नीचे खुद को बचाने के लिए खड़े डरे सहमे इसराइलियों की चीख पुकार आसानी से सुनी जा सकती है, जो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। धमाके इतने जबरदस्त थे कि उनकी गूंज से मीलों दूर तक की इमारतें दहल गईं और लोगों में भारी दहशत फैल गई। इस हमले ने साफ कर दिया है कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम अब ईरान और हिजबुल्लाह के साझा हमलों को रोकने में पूरी तरह तो नहीं, मगर बुरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। इसराइल ने कहा है, दावा किया है कि हमने ज़्यादातर मिसाइल्स को और रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन तबाही जो इसराइल में मची है उसकी असली तस्वीर अब भी बाहर नहीं आ रही है। एक और बड़ी खबर सुनिए। ईरान वॉर में G7 की एंट्री हो गई है। G7 मुल्कों के लीडर्स ने गल्फ के इलाके में जहाज़ों को एस्कॉर्ट करने के प्लान पर गौर करने का फैसला किया, उनकी हिफाजत करने का, ताकि वो बिना डर के वहां से गुजर सकें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। अमेरिका, कनाडा, जापान, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने एक जॉइंट बयान में कहा है कि वो जहाज़ों की सेफ्टी और उनके आने जाने को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन रास्ता तलाश कर रहे हैं। हर मुमकिन यानी क्या जंगी जहाज़ इन मुल्कों के आने वाले हैं? यहाँ फारस की खाड़ी में वॉरशिप्स आने वाले हैं क्या? G7 के। आगे बढ़ते हैं, सुनिए खबर को। यह फैसला फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की बुलाई गई एक खास मीटिंग के बाद लिया गया, जिसमें ईरान के साथ जारी अमेरिका इसराइली जंग और आसमान छूती तेल की कीमतों पर बात की गई। बयान के मुताबिक इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया है जो शिपिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि समंदर में ईरान के खतरों से निपटा जा सके। इस कदम का मकसद ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को फिर से बहाल करना है, जो ईरान के लगातार हमलों की वजह से बुरी तरह डिस्टर्ब हुई है। याद रखिए, जंग के बीच कोई भी सूरत हाल बनाना या कोई नई सूरत निकालना एक तरीके से उस जंग में कूदने जैसा होता है। पूरा यूरोप तेल और गैस की मार से जूझ रहा है इस जंग की वजह से, और वो अपने लोगों को सुकून देने के लिए या उनकी नाराज़गी को कम करने के लिए इस जंग में आ सकते हैं अपने जंगी जहाज़ लेकर। ध्यान रखिएगा, ये जो G7 कर रहा है एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर लेते हैं। अगली खबर और बड़ी है। ईरानी सदर ने अमेरिका से बातचीत का इशारा देते हुए 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं। इससे बड़ी खबर क्या होगी कि ईरान जंग रोक सकता है। सवाल यह है, क्या इससे जंग थम जाएगी? जो शर्तें रखी गई हैं सुन लीजिए। जंग के भयानक मंजर के बीच सुलह की पहली बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने रूस और पाकिस्तान के रहनुमाओं से, उनके लीडर्स से फ़ोन पर बातचीत के दौरान जंग को रोकने की तरफ बड़ा इशारा किया है। पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान बातचीत की मेज़ पर लौटने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन इसके लिए उन्होंने 3 सख्त शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त, ईरान के हक
और उसकी आज़ादी को पूरी तरह तस्लीम यानी एक्सेप्ट किया जाए। दूसरी शर्त, जंग के दौरान ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और जान माल का जो भी नुकसान हुआ है उसका पूरा पूरा मुआवजा दिया जाए। और तीसरी शर्त, दुनिया ये गारंटी दे कि फ्यूचर में मुस्तकबिल में दोबारा इस तरह का कोई हमला ईरान पर नहीं किया जाएगा। ईरान ने साफ किया है कि वो अमेरिका और इसराइल के जवाब का इंतज़ार कर रहा है। अमेरिका और इसराइल के जवाब का इंतज़ार कर रहा है ईरान, हालांकि उसने कई बार दोहराया है कि उसे उन पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। दोस्तों, ईरानी सदर का ये बयान इशारा करता है कि ज़बरदस्त मिसाइल हमलों के बीच ईरान डिप्लोमेसी के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करना चाहता, लेकिन इन शर्तों को मानना अमेरिका और इसराइल के लिए किसी सरेंडर से कम नहीं होगा। क्या अमेरिका और इसराइल सरेंडर करेंगे, ये देखना होगा। ईरान की IRGC कुद्स फोर्स ने एक बेहद सख्त बयान जारी करते हुए अमेरिका और इसराइल को खुली वार्निंग दे दी है कि वो उनके लिए आग के दरवाजे खोल देंगे और दुश्मन अब अपने घर में भी महफूज नहीं रहेगा। बुध की रात को जारी इस बयान में ईरान ने साफ कहा कि पिछले महीने के आखिर से अमेरिका और इसराइल जो गैर कानूनी जुल्म कर रहे हैं ईरान पर, वो इंटरनेशनल कानून और इंसानी वजूद के खिलाफ है। ईरान ने अपने रहबर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई और कई बड़े ओहदेदारों की शहादत का जिक्र करते हुए ये वादा किया है कि इसका बदला हर हाल में लिया जाएगा। इस बयान में ये भी कहा गया है कि इन हमलों से ईरान और उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के हौसले टूटे नहीं हैं, बल्कि उनकी ताकत और बढ़ गई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब जवाबी कार्रवाई का ऐसा सिलसिला शुरू होगा जिसे रोक पाना अमेरिका और इसराइल के बस की बात नहीं होगी। ईरान ने UAE और कुवैत में 3 बेहद खास ठिकानों को निशाना बनाने का बड़ा दावा किया है, जिसे ईरान के तेल ठिकानों पर हुए अमरीकी इसराइली हमलों का करारा जवाब माना जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों और रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE के फुजैरा के ऑयल जोन और शारजाह के इंडस्ट्रियल एरिया में सीधे मिसाइल हिट हुए हैं, जिससे वहां भारी तबाही और ज़बरदस्त आग लगने की खबरें हैं। इसके साथ ही ईरान ने कुवैत में मौजूद अमरीकी लॉजिस्टिक बेस अली अल सालेम पर भी सटीक हमला करने का दावा किया है, जहां अमरीकी फ़ौजों के सप्लाई नेटवर्क को काफ़ी नुकसान पहुंचने की खबर है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को छेड़ा गया तो पूरे इलाके के तेल और गैस ठिकानों को इसी तरह तबाह कर दिया जाएगा। इस ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई ने गल्फ के मुल्कों में मौजूद अमरीकी ठिकानों की सिक्योरिटी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब खबर ओमान की, जहां के सलाला बंदरगाह में एक हमले के कई घंटों बाद भी जबरदस्त आग लगी हुई है। इल्जाम ईरान पर है। इस हमले के बाद पूरे इलाके में धुएं का काला गुबार छाया हुआ है। इस बीच ईरान के खत्म अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के स्पोक्स पर्सन ने एक बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि ओमान जैसे दोस्त और पड़ोसी मुल्क के बंदरगाह पर हुआ ये वाकया काफ़ी शक पैदा करता है। ईरान का कहना है कि वो इस मामले की गहराई से जांच कर रहा है कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ। हालांकि इस हमले के बाद सलाला बंदरगाह पर काम पूरी तरह ठप हो गया है और वहां मौजूद तेल के टैंकरों और कार्गो को बचाने की कोशिशें जारी हैं। ईरान के इस संदिग्ध वाले बयान ने पूरे मामले में एक नया मोड़ दे दिया है, जिससे यह अंदेशा जताया जा रहा है कि ये किसी और की साजिश भी हो सकती है। इससे पहले भी ओमान के इसी बंदरगाह पर हमला हुआ था, तब भी ईरान ने कहा था ये हमला हमने नहीं किया। तो ईरान के नाम से आखिर कांड कौन कर रहा है? शक इसराइल पर है। लेबनान में गजा जैसा मंजर देखने को मिल रहा है, जहां इसराइल ने बेरूत के कोस्टल एरिया साहिली इलाकों में पनाह लिए हुए आम लोगों पर बड़ा हमला किया। ये लोग बेघर थे, खैमों में रह रहे थे और इन्हीं पर हमला कर दिया गया। अल माहिदीन की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात के शहर में बेरूत की रामलेत अल बैदा पट्टी पर खैमों में रह रहे बेघर लोगों को इसराइली ड्रोन ने निशाना बनाया, जिसमें अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग जख्मी हैं। इसके कुछ ही देर बाद इसराइल ने माउंट लेबनान के आरमोन इलाके में ताबड़तोड़ हमले किए, जहां एक रिहायशी अपार्टमेंट को सीधा हिट किया गया है। इन हमलों ने लेबनान की दारुल हुकूमत में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। सोचिए, हमले साउथ लेबनान से निकलकर बेरूत तक में हो रहे हैं, क्योंकि अब उन महफूज इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है जहां जंग की वजह से बेघर हुए लोग पनाह लिए हुए थे। इसराइल की इस कार्रवाई से लेबनान में मरने वालों की फिगर तेज़ी से बढ़ सकती है और रिहायशी बस्तियों में मलबे के ढेर फिलहाल तो नज़र आ ही रहे हैं। कुछ कुछ जगह पर गजा जैसा मंजर नुमाया हो रहा है। एक खबर बता दूं आपको, डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही ऑयल टैंकर्स के ऑपरेटर्स को सलाह दी थी कि ईरान की धमकियों की परवाह किए बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पार करो, कुछ नहीं होगा। इसके कुछ ही घंटों बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ये आग के गोले नजर आए। फारस की खाड़ी में
ईरान ने एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। ईरान पिछले कुछ घंटों के अंदर 3 जहाज़ों को ठोक चुका है, हिट कर चुका है, और 2 में तो ज़बरदस्त आग लगने की खबर है। ये आग का गोला देख रहे हैं। ईरान कह रहा है कोई जहाज़ हमारी मर्ज़ी के बिना यहाँ से नहीं निकलेगा, और इसी की वजह से पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर असर पड़ रहा है, और इसी की वजह से जंग रोकने की मांग उठ रही है, और इसी की वजह से जंग अगर ना रुकी तो G7 एक्टिव हो रहा है। अब एक बड़ी खबर सुनिए, और इसमें कितनी नाइंसाफ़ी है आप खुद पर रखिएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ करारदाद पास हो गए। गल्फ मुल्कों पर हमले रोकने की मांग की गई है। इसमें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी ने एक सख्त करारदाद, एक सख्त प्रपोजल पास करते हुए ईरान से गल्फ मुल्कों पर जारी हमले फौरन रोकने की मांग की है। इस सरकारी दस्तावेज में कहा गया है कि ईरान की कार्रवाइयां इंटरनेशनल कानून के खिलाफ हैं, और ये दुनिया के अमन और सलामती के लिए एक सीरियस खतरा है। 15 में से 13 मुल्कों ने इस तजवीज़ के हक़ में वोट दिया, जबकि 2 मुल्क रूस और चीन वोटिंग से दूर रहे। इस करारदाद में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन के खिलाफ ईरान के हमलों की मजम्मत की गई। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों का रास्ता रोकने या किसी भी तरह की दखल अंदाजी करने की धमकियों पर ईरान को सख्त वार्निंग दी गई है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे दस्तावेज में ईरान पर हुए हमलों का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि सारा जोर सिर्फ ईरान की जवाबी कार्रवाई को रोकने पर दिया गया है। गल्फ मुल्क कह रहे हैं हम पर हमले रुकने चाहिए, अच्छी बात है, कोई नहीं चाहता करना, लेकिन ईरान पर हमले क्यों शुरू किए गए ये कोई नहीं कह रहा। दोस्तों, यूएन का ये रवैया साफ तौर पर एक तरफा नजर आता है, जहां वो ईरान के खिलाफ होने वाली जहरियत यानी एग्रेशन पर तो खामोश है, लेकिन जब ईरान पलटवार कर रहा है तो उसे इंटरनेशनल कानून की दुहाई दी जा रही है कि नहीं नहीं रोको, तुम तो गलत कर रहे हो। अमेरिका से, इसराइल से कहने के लिए यूएन के मुंह में भी दही जमा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ईरान इस प्रपोजल के पास होने के बाद यूएन से भिड़ गया। यूएन की करारदाद को उसने सरासर नाइंसाफी बताया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गल्फ मुल्कों की तजवीज़ पास होने के बाद ईरान के नुमाइंदे आमिर सईद इरावानी ने इस फैसले पर अपना सख्त एतराज़ जताया है। मतलब यूएन में क्या हुआ, एक प्रपोजल पास हुआ कि ईरान जो है वो गल्फ मुल्कों पर हमले फ़ौरन रोके। तो ईरान ने क्या जवाब दिया है? ईरान की तरफ से साफ लफ्ज़ों में ये कहा गया है कि ये फैसला मेरे मुल्क के खिलाफ एक खुली नाइंसाफ़ी है, जबकि असलियत यह है कि ईरान खुद इस अग्रेशन का सबसे बड़ा शिकार है। इरावानी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को याद दिलाया कि ये जंग ईरान ने नहीं शुरू की, बल्कि इसकी शुरुआत हमारे सुप्रीम लीडर और बड़े अफसरों के कत्ल से हुई थी। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी से अमेरिका और इसराइल की तरफ से शुरू किए गए हमलों में अब तक 1348 ईरानी आम शहरी मारे जा चुके हैं और 17,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। यही नहीं, 19,000 से ज़्यादा रिहायशी मकामों, जिनमें घर और अस्पताल शामिल हैं, उन्हें भी सख्त नुकसान पहुँचाया गया है। दोस्तों, ईरान का यह बयान साफ करता है कि वो यूएन की इस करारदाद को हकीकत से दूर मानता है। ईरान के मुताबिक जब तक हमले की असल वजह और मासूमों की मौतों पर बात नहीं होगी, तब तक ऐसी किसी भी वार्निंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। यानी ईरान कह रहा है यूएन इससे चाहे जो तय करे, हम हमले करते रहेंगे, इंतकाम लेकर रहेंगे। अब ईरान से बाहर चलते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं। मकबूजा अल-कुद्स यानी यरूशलेम में हथियारों की होड़ शुरू हो गई है। बेन गुवेर इस्राएली मिनिस्टर जो है उसने 3 लाख यहूदियों के लिए बंदूकों का रास्ता साफ कर दिया है। इसराइल के कट्टरपंथी मिनिस्टर इतमार बेन गुवेर ने एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसके तहत मकबूजा अल-कुद्स यानी यरूशलेम में रहने वाले तमाम यहूदियों के लिए बंदूक का लाइसेंस लेना अब बेहद आसान हो जाएगा। इस नई पॉलिसी के मुताबिक अब लाइसेंस के लिए किसी ख़ास ख़तरे या वजह की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि सिर्फ उस इलाके का रेजिडेंट होना ही काफ़ी होगा। इस फैसले से करीब 3 लाख नए लोग बंदूक रखने के हकदार हो जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में उन हज़ारों लोगों को भी शामिल किया गया है जिन्हें हथियार चलाने की कोई ट्रेनिंग नहीं है, जिनमें हरेदी जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी होते हैं उस कम्युनिटी के लोग भी शामिल हैं। वो तो वैसे भी बंदूकों से दूर रहते हैं। बेन गुवेर ने इस फैसले को जंग और रमज़ान के महीने के हवाले से ज़िंदगियां बचाने वाला कदम करार दिया है और यहूदियों से अपील की है कि वो बढ़ चढ़कर लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। दोस्तों, आम लोगों को इतनी बड़ी तादाद में हथियार देना, ख़ास तौर पर मकबूजा अल-कुद्स जैसे सेंसिटिव इलाके में, वायलेंस को और ज़्यादा भड़का सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इस सख्त
इस मसले पर सख्त फिक्र जाहिर की है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के लोगों के हाथों में हथियार होने से बेगुनाह फ़लस्तीनियों के लिए ख़तरा और भी बढ़ जाएगा। याद रखिए, फ़लस्तीनियों को गुलाल रखने का भी इख्तियार नहीं है। उनके मुकाबले में उनके बरअक्स यहूदियों को असॉल्ट राइफल्स बांटी जा रही हैं। ये क्या करवाना चाहते हैं लोग? किस चीज़ का ख़तरा है फ़लस्तीनियों से? और वो हथियार चलते हैं। ये उग्रवादी सेटलर्स हर रोज़ यहूदियों के घरों पर, खेतों पर, उनकी गाड़ियों पर हमला करते हैं, कत्ल करते हैं, इवन भेड़ें मार देते हैं। उग्रवादी ही कहलाते हैं, कहीं कहीं तो आतंकवादी, दहशतगर्द भी कहा जाता है, और ख़ुद इसराइल के अखबार भी इन्हें ऐसा लिखते हैं। ये उन्हीं लोगों का मिनिस्टर है, ये उन्हीं लोगों में से आता है, इसकी सोच वही है। ये फ़लस्तीन को और फ़लस्तीनियों को बर्बाद कर देना चाहता है, लेकिन ये ख्वाब ता क़यामत ख्वाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर जो रह गई ईरान की जंग के शोर में, फ़लस्तीन पर ब्रिटेन को पछतावा हो रहा है। 1917 के बाल्फोर डिक्लेरेशन के लिए माफ़ी की मांग हो रही है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के करीब 45 मेंबरान ने एक ख़त पर दस्तखत कर अपनी ही हुकूमत से एक सख्त मांग की है। इस ख़त में मांग की गई है कि ब्रिटेन को 1917 के बाल्फोर डिक्लेरेशन के लिए ऑफिशियल तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। इस ख़त में उन तमाम ज़्यादतियों और नाइंसाफ़ियों की मजम्मत की गई है जो साल 1917 से 1948 के दौरान बरतानिया हुकूमत यानी ब्रिटिश मैंडेट के दौर में फ़लस्तीनियों के साथ हुई। दस्तखत करने वालों में लेबर पार्टी की नादिया बिहटो और ग्रीन पार्टी की कार्ला डैनियर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये कदम फ़लस्तीनी बिजनेसमैन मुनीब अल मसरी की उस अर्ज़ी के बाद आया है जिसमें उन्होंने ब्रिटेन से न सिर्फ माफ़ी बल्कि इस तारीख़ी नुकसान के लिए हर्जाना देने की भी मांग की थी। दोस्तों, ये मामला इस वक्त इसलिए सीरियस हो गया है क्योंकि मिडिल ईस्ट की मौजूदा जंग के बीच ब्रिटेन के अंदर से ही अपनी पुरानी गलतियों को मानने की आवाज़ें उठ रही हैं। बाल्फोर डिक्लेरेशन वही दस्तावेज़ है जिसने फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर ज़ायनी हुकूमत की बुनियाद रखने का रास्ता साफ़ किया था, जिसकी वजह से इसराइल वजूद में आया था, जो मेरे वालिद की उम्र से भी छोटा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।